बुल ट्रैकर्स, दोस्तों कल डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ की न्यूज़ आई और हमने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट के कैसा बिहेव करने की उम्मीद है। लगभग वैसा ही होता हुआ हमें दिखा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट्स में और हमारी इकॉनमी पे, ये जानना ज़रूरी है। तो आज इसी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये टैरिफ्स हमारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा, हमारी इकॉनमी को इम्पैक्ट करेगा, और साथ ही इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या कहीं एफआईआईज़ को इसके बारे में पता था। तो आइए समझते हैं कि इन टैरिफ्स का हमारे इकॉनमी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 25% का टैरिफ अनाउंस किया गया, 1 अगस्त से ये इम्प्लीमेंट होगा और जो भी माल यूएसए में जाता है उस पर टैरिफ लगेंगे। अब लेकिन साथ में एक पेनल्टी क्लॉज भी लगाया गया है, एडिशनल पेनल्टी लिंक टू इंडियाज एनर्जी एंड आर्म्स ट्रेड विद रशिया, यानी कि जो भी रशिया के साथ डील करता है उस पर एडिशनल ड्यूटीज टैरिफ्स लगेंगी और वो 500% तक हो सकता है। तो आगे देखना है कि क्या होता है और अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या अंजाम होगा। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि शायद अब ट्रेड डील की कोई चांसेस नहीं है और 5 राउंड की बातों के बाद भी एग्रीमेंट नहीं बन पाया। और इसका एक बड़ा क्लू है कि जिस तरीके से चाइना के साथ हमारे ऑफिशियल्स की ज़्यादा नज़दीकी बढ़ती जाए, ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, वो भी इसका इंडिकेशन हो सकता है। अब अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, हमारे एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो हमारा नंबर 1 यूएस मार्केट है एक्सपोर्ट्स के लिए और इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ $96.5 बिलियन इस साल जो ख़त्म हुआ है और इंडिया का सरप्लस है, यानी कि हम ज़्यादा माल यूएसए को बेचते हैं, कम माल उससे खरीदते हैं और इसी से जो है यूएसए सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि उसे चिंता है। तो $40 बिलियन का करीब हमारा ट्रेड सरप्लस है और ये ट्रेड सरप्लस को अगर आप देखिए तो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। FY21 से करीब ये डबल हुआ है, $22 बिलियन से बढ़कर $40 बिलियन हुआ है। और इन टैरिफ्स का जो मेन इम्पैक्ट होगा किन सेक्टर्स पे होगा, इसका आगे हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। तो वो है टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, जेम्स, श्रिम्प, लेदर एंड MSME, जो छोटी कंपनीज होती हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो जो उन्होंने बेस बनाया रशिया टाइज का, उन्होंने रेफरेंस दिया कि डिफेंस एंड एनर्जी परचेज फ्रॉम रशिया क्रिटिसाइज। उन्होंने कहा कि भाई ये तो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसमें रशिया की मदद कर रहे हैं और ये उनका एक एक्ट है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट। ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 500% तक का ड्यूटी हमारे प्रोडक्ट्स पर लग सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये मतलब आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हम किससे खरीदें किससे नहीं खरीदें, तो ये उसका एक मामला ज़्यादा लगता है, एक आज़ादी का मामला ज़्यादा लगता है। अब इसका अगर इकॉनमी पर इम्पैक्ट देखें तो क्या होगा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जो फोरकास्ट है कि 20 बेसिस पॉइंट का करीब इसमें लॉस हो सकता है। तो 6.6 अगर होने वाला था तो 6.4 का जीडीपी हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर इंडिया नॉमिनल जीडीपी को अगर आप देखें तो 305 लाख करोड़ का करीब बनता है, $3.7 ट्रिलियन का, और इसका अगर 0.2% देखें तो 61,000 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब करीब $7.3 बिलियन का हमारे इकॉनमी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ में हमारे एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, ये भी एक चिंता की बात है और सोचने वाली बात है कि क्या जो TCS में ले ऑफ की खबर आई, क्या इस वजह से तो नहीं आई कि हमारे एक्सपोर्ट्स पर किसी तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इसका जो पहला विक्टिम हुआ वो हुआ हमारा रुपया, और रुपया अब ICU से पता नहीं अब किस सुपर ICU में जाता हुआ दिख रहा है। तो 87.65 के करीब, ऑलमोस्ट 88 के लेवल को हम टच करते हुए दिख रहे हैं। हिट्स 5 मंथ लो ऑन टैरिफ फियर्स। तो लगातार रुपया हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। इक्विटी मार्केट्स में आज हमने देखा, हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली।
गैप डाउन हुआ, एक्सपायरी का दिन भी था, रिकवरी हुई, और चिंता की बात क्या है कि बाई क्लोजिंग वो मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ, और हम आगे मार्केट की भी बात करेंगे। और ये सेक्टर्स जो आप देखें कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन से रहे, तो गारमेंट्स, फार्मा, ऑटो, पेट्रोकेम, ये सारे सेक्टर्स इससे इफेक्टेड रहे। अब अगर हम बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करें, हमारे कॉम्पिटिटर कंपनी जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ कंपेयर करें, तो वेयर डू वी स्टैंड? इंडिया विथ 25%, वाइल वियतनाम, इंडोनेशिया ये 20% से नीचे है, 19% के आसपास है। तो हमें अगर कंपेयर करें कि जैसे वो लोग भी कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, हम भी करते हैं, तो उनको इसका बेनिफिट होगा। और जो रीजंस थे क्यों नहीं हो डील हो पाई, आप जानते हैं कहाँ पे मामला फंसा था, डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका जो सोशल इम्पैक्ट होता अगर हम करते तो उसको अवॉइड करने के लिए शायद ये डील नहीं हो पाई। तो भाई ये इम्पैक्ट की बात करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। क्या है सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट? तो मेडिकल एंड मेडटेक, मेडटेक यानी कि जो मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरी होती है, वो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट है। तो हम करीब $27.8 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और 31% ऑफ आवर फार्मा एक्सपोर्ट गोज टू USA। तो इसका टैरिफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ कंपनीज पर, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चाइना हमारा मेन राइवल है इसमें, खास करके APIs में। टेक्सटाइल एंड अपैरल, इसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक एक होगा, और शायद इसमें कुछ अगर निगोशिएशन हो जाए उसकी एक उम्मीद अभी भी बची हुई है। श्रिम्प की अगर बात करें तो 90% ऑफ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो US को होता है, करीब $2.3 बिलियन का। और अब जो है बाकी कंट्रीज़ के साथ हमें compete करना पड़ेगा, हमें वो बेनिफिट हमारा नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि UK FTA की वजह से काफ़ी वो रिकवरी हो जाएगी। स्टिल यहाँ पर हमें लॉस है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, टैरिफ्स अप्लाई ओनली ऑन सेमीकंडक्टर वैल्यू, फोन्स एंड लैपटॉप्स टेम्पररी एग्जेम्प्ट। तो हम जानते हैं हमारे सेमीकंडक्टर का कोई एक्सपोर्ट होता नहीं है। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होने वाला है, वो होता है ऑयल एंड एनर्जी पर। तो हम 45% ऑफ क्रूड रशिया से लेते हैं, और जितना भी क्रूड आता है उसका 47% इन कंपनीज के पास जाता है, रिलायंस के पास लायन शेयर जाता है। अब अगर ये तेल किसी तरीके से इम्पैक्ट हुआ और 10 बैरल अगर हमें तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई 10 बैरल, तो हमारा 13 to 14 बिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगा, जो इन्फ्लेशन को भी बढ़ाएगा और साथ में जीडीपी को भी इम्पैक्ट करेगा। और एमएसएमई सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इनके जो ऑटो है, जेम्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, इस पर इम्पैक्ट होगा, इनके मार्जिन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी भी हमारा खतरा टला नहीं है। अगर 25% भी टैरिफ्स लगते हैं तो मे भी थोड़ी बहुत जीडीपी ऊपर नीचे जाएगी, इकॉनमी ऊपर नीचे जाएगी, बट स्टिल वी कैन सर्वाइव द चैलेंजेस। अगर इन्होंने 500% की जो बात कर रहे हैं कर दिया, या इन्होंने हमारे आईटी सेक्टर को छेड़ दिया, फार्मा सेक्टर को छेड़ दिया कि हमसे तुमने डील नहीं किया, अब हम तुम्हें पनिश करेंगे, तब मेजर संकट आ सकता है मार्केट्स पर भी और इकॉनमी पे भी। इसलिए मार्केट्स अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉशियस हैं, पेसिमिस्टिक भी हैं, कॉशियस भी हैं कि ठीक है इतना तो हम झेल लेंगे, लेकिन आगे अगर कुछ बड़ा और कुछ हमें पेनल्टी लगा दी गई तो हम कैसे झेलेंगे, इस बात को लेकर मार्केट्स चिंतित हैं। अब आइए ज़रा इसका इम्पैक्ट आज के मार्केट में देखते हैं। आज अगर सेक्टर का परफॉर्मेंस हम देखें तो क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस में हुआ। ऑब्वियस रीज़न था कि रिलायंस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हम देख रहे हैं रिलायंस का शेयर एक्चुअली पिछले कई दिनों से गिर रहा है, करीब 10% की गिरावट उसमें हमें देखने को मिल रही है। फार्मा, वंस अगेन फार्मा को भी ये रिस्क है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या पेनल्टी लगेगी,
तो इसकी वजह से यहाँ पर भी आप देखिए अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। हेल्थ केयर तो ठीक है, कल तक ऊपर ही जा रहा था, आज मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से डाउन रहा। और अगर आप देखें तो आईटी में तो पिछले कई दिनों से गिरावट ऑलरेडी हो रही है। हालांकि टैरिफ का इस पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इस पर भी वही रिस्क बना हुआ है कि आगे कहीं वो आईटी पर भी कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ ना लगा लें। और अगर देखें तो पॉजिटिव कौन रहा, वो रहा एफएमसीजी। और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स अगर देखें जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन टाइप के बैंक्स, वहाँ पर भी हमें ज़्यादा पेन वहाँ पर नहीं देखने को मिला। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मनी इज मूविंग टू नॉन टैरिफ सेक्टर्स, वो सेक्टर्स जिस पर टैरिफ का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और उसमें एफएमसीजी फिलहाल नंबर 1 पे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि टैरिफ्स कितना भी आप लगा लो, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मोस्टली इंडिया में ही प्रोडक्ट्स बेचते हैं, छोटा परसेंटेज होता है वो एक्सपोर्ट्स पे जाता है, और नॉट स्पेसिफिकली यूएसए में जाता है, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाता है। तो इसलिए इस वक्त अगर आप टैरिफ्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेफेस्ट सेक्टर होगा। और बैंक्स, ऑफ कोर्स बैंक्स में तमाम प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन टैरिफ्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे नहीं है, इसलिए ये भी थोड़ा संभला हुआ दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो टैरिफ से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं वहाँ पर मनी निकला है और सेफ सेक्टर्स पर गया है। और ये ट्रेंड अगर आप देखें तो कुछ टाइम तक कंटिन्यू भी रह सकता है। अब आइए अगर एफआईआई की बात कर लेते हैं, तो एफआईआई को अगर आप इस महीने देखें 42,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी सेलिंग की फिगर है। आज का डेटा भी नहीं आया है तो मैं नहीं कह सकता क्या सिचुएशन है, लेकिन मोस्ट लाइकली आज भी सेल की फिगर्स आएंगी। तो हम देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से कि उनकी शॉर्ट पोजीशंस लगातार बढ़ती हुई जा रही है। मैं डेटा भी आपके साथ लगातार शेयर कर रहा था। और अगर आप देखें तो लास्ट महीने तक जब तक मार्केट्स ऊपर के लेवल पर सस्टेन हो रहे थे, उनकी बाइंग की फिगर्स भी आ रही थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए किस तरीके से उन्होंने स्विच किया और कंटिन्यूअस सेलिंग की, बड़ी बड़ी फिगर्स 3,000-4,000 करोड़ की सेलिंग की। तो डेरिवेटिव मार्केट्स में आप शॉर्ट पोजीशन 2 महीने से बना रहे हैं, और साथ में आप कैश मार्केट में भी बायर से सेलर बन गए। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इनको पहले से पता था? हम जानते हैं ज़्यादातर जो एफआईआईज होते हैं उनका हेडक्वार्टर यूएसए में होता है, और ये एफआईआईज जो है मोस्टली यूएस के लिए एक तरीके से जैसे ब्रिटिश एरा में जो वो कंपनीज होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी तरीके से काम करती हैं। तो क्या इनको खबर थी कि ये डील नहीं हो पाएगी, और उसी के एंटिसिपेशन में इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई? क्योंकि इतनी तेजी में शॉर्ट पोजीशंस बनाने का क्या मतलब है? इसीलिए दोस्तों डेटा को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि डेटा क्या कह रहा है। शॉर्ट टर्म में डेटा भले ही एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट परफॉर्म ना करे, लेकिन थोड़े लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो वही होता है जो डेटा कहता है। अब डेटा क्या कह रहा है? अगर हम इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो आप देखिए किस तरीके से शॉर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे जब हम मार्केट में राइज दिखने को मिला तो भी उनके जो डेरिवेटिव मार्केट्स के शॉर्ट्स हैं वो कट नहीं हुए, और पिछले 4 दिनों से लगातार एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। और लास्ट जब हमने शॉर्ट बिल्डअप देखा था डेरिवेटिव मार्केट्स में एफआईआईज की, तो करीब 1 लाख के आसपास था। अब हम ऑलमोस्ट डबल पे पहुंच गए हैं उनके शॉर्ट्स। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या मार्केट में होने वाला है? इसको लेकर हम सबको चिंतित होना चाहिए। अब आइए क्विकली आज का डेटा देख लेते हैं और फिर हम चार्ट्स की तरफ चलेंगे। तो अगर आज का दिन देखें तो आज एक्सपायरी थी, तो देखते हैं आज के दिन डेटा हमें क्या देखने को मिला है। तो 31 जुलाई, और यहाँ पर आप देखिए तो 24,768 पे मार्केट क्लोज हुआ। 86 पॉइंट्स मार्केट्स डाउन रहे। अगर हम कॉल आईवी और पुट आईवी को देखें, वहाँ हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलती है? करीब 3.5% का गैप देखने को मिलता है। तो क्लियरली हेजेस आज एक्टिवेट हुए हैं, पुट्स की आईवी बढ़ी है, हेजिंग बढ़े हैं। पुट कॉल रेशियो में भी हमें जंप देखने को मिला। मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था
कि ये जो 0.65 की जो पुट कॉल रेशियो है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसमें राइज होना है, और इसी वजह से टेक्निकल बाउंस के बारे में हमने बात की थी और वही लगभग होता हुआ दिखा। आज का अगर पुट कॉल रेशियो देखें तो काफ़ी ह्यूज जंप देखने को मिला है। क्या ये बुलिश है? मैं इतनी जल्दी इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। आज का दिन एक्सपायरी था, इसमें एक्सपायरी का डेटा भी है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स आज क्लोज हो गए हैं वो भी है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा शक की निगाह से देखूंगा। मैं कल का डेटा का वेट करूंगा, तो इसको मैं फिलहाल के लिए डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। विक्स को अगर हम देखें तो विक्स में भी राइज हुआ है, आज 2% का करीब राइज हुआ है, तो इसमें भी धीरे धीरे फेयर आ रहा है, लेकिन फेयर वैसा नहीं है जितना मार्केट में दिख रहा है। तो विक्स अभी भी होप कर रहा है कि मार्केट शायद संभल जाए। अब यहाँ पर करंट मंथ, अब करंट मंथ नेक्स्ट मंथ हो गया है, यानी कि ये जो डेटा था ये जुलाई का था और ये अगस्त का हो गया है। तो हम कल तक हम जुलाई और अगस्त ये डेटा था, आज हम अगस्त और सितंबर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 97 से 100 3 पॉइंट का राइज हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि आज कम से कम एग्रेसिव शॉट्स नहीं बने हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आज का दिन एक्सपायरी था, आज के दिन लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं, क्लोज करते हैं, तो आज का डेटा बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा, हमें कल के दिन देखना है। और नेक्स्ट मंथ अगर हम सितंबर मंथ की बात करें, वहाँ पर भी अच्छा खासा फिलहाल प्रीमियम है। और टर्नओवर की बात करें, ह्यूज टर्नओवर, तो मैं जैसा आपके साथ कहता हूँ कि मार्केट जब ऊपर जाता है, हाई टर्नओवर होता है, तो ये अक्सर बुलिशनेस इंडिकेट करता है। लेकिन वंस अगेन आज एक्सपायरी था और ये भी हो सकता है कि आज जो मार्केट ग्रीन में गया थोड़ी देर के लिए वो मैनेज्ड भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखें कि जब मार्केट ग्रीन पर भी गया था तब भी ज़्यादातर सेक्टर्स रेड पे थे, ज़्यादातर स्टॉक्स रेड पे थे। तो क्या कुछ स्टॉक्स में पैसा पंप करके मार्केट को चढ़ाया गया या एक्सपायरी को मैनेज किया गया या मार्केट को मैनेज किया गया, ये प्रश्न उठता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए काफ़ी पुअर है, 1900 डिक्लाइन वर्सेस 1050 एडवांस। तो ये डेटा क्या बता रहा है? अगर हम इसको समराइज करें तो डेटा, आज का डेटा बहुत ज़्यादा बेरिशनेस इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमें मिसलीड भी कर सकता है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी का डेटा थोड़ा हमें उसे एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए। कल के दिन देखेंगे मार्केट क्या कहता है, डेटा क्या कहता है, उसके बेसिस पर हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और चार्ट्स में देखते हैं कि क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो अगर चार्ट्स में देखें तो चार्ट्स में क्या क्लूज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो चार्ट्स को अगर आप देखें तो 24,500 का जो लेवल है ये थोड़ा एक ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से हमेशा रिबाउंड करता है। अगर आप क्लोजली देखें तो ये सारे पॉइंट्स वही हैं और इस हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का जो टारगेट है वो भी लगभग यहीं पर आता है और वही चीज़ यहाँ पर हमें होती हुई दिख रही है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये एकदम से ब्रेक नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई मेजर न्यूज़ आ जाए। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आज क्या करना है और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ओपनिंग में गैप डाउन ओपनिंग ही होगी, लेकिन मोस्ट लाइकली एक बाउंस आएगा। तो गैप डाउन ओपनिंग को शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट राइज होगा और सेल ऑन राइज हमें करना है। तो लगभग वैसा ही होता हुआ हमें मार्केट में दिखा। जैसे कि आप देखें मार्केट गैप डाउन खुला करीब 160 पॉइंट के आसपास और फिर जो है थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया और फिर एक शार्प राइज देखने को मिली। काफ़ी लोग इसमें फंसे होंगे, उन्हें लगा होगा कि यार अब तो मार्केट संभल गया, अब नहीं गिरेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इसने अच्छा खासा चकमा दिया। अब इसमें हम किस ट्रेंड को माने? क्या ये एक जेन्युइन बाइंग थी या ये सेलिंग जेन्युइन थी? किस तरफ मार्केट कल जाएगा आज के दिन ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मूव एक्सपायरी से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, ये मूव भी एक्सपायरी से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। लेवल्स की अगर बात करें, आज के दिन लेवल्स की बात करना बेमानी है। मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था
24,750 फिलहाल इसी को माने, लेकिन लेवल्स के बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कल क्या फॉलोअप सेलिंग होती है, फॉलोअप बाइंग होती है और किस तरीके से एंड ऑफ डे में हमें डेटा देखने को मिलता है। तो इसलिए कल हम मिलेंगे और कल डिटेल में फिर बात करेंगे कि आगे मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।